हेलो रीडर्स, क्या आपने कभी पता लगाने की कोशिश की है कि वो क्या ऐसी चीज़ है जो आप बिना मुश्किल का सामना करे आसानी से कर सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर आपको क्या करना पसंद है? क्या इस सवाल के बाद आपको इसका जवाब तुरंत मिल गया या आपको सोचना पड़ रहा है? अगर अब तक आपको इसका जवाब नहीं पता तो अब समय आ गया है कि आपको इसका जवाब मिले। इसके बाद आप कैसे अपनी अंदर की ताकत और टैलेंट को खोजें और उन्हें समझने के बाद खुद पर कैसे काम करें, जिसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। आज इस समरी और कुछ कहानियों की मदद से आप अपने नेचुरल टैलेंट की इम्पोर्टेंस को समझेंगे। आप देखेंगे कि आप जिन चीज़ों में अच्छे हैं उन पर फोकस करना आपको कहाँ ले जाता है। ऑथर टॉम रैथ ने अपनी किताब स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0 में एक्शन लेने के कई सारे आइडियाज़ और थीम्स को एक्सप्लेन किया है, जिनमें से इस वीडियो बुक समरी में 7 सबसे ज़रूरी थीम्स और आइडियाज़ को डिस्कस किया जाने वाला है। और आखिर के 5 और 7वें आइडियाज़ और थीम्स को बिल्कुल भी मिस ना करें। हर एक थीम को समझने के बाद आप आसानी से पहचान पाएंगे कि आप कहाँ फिट होते हैं और कहाँ आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना है। एक बार आप ये जान गए कि आप कहाँ फिट होते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है, उसके लिए समरी आपको कई सारे टिप्स बताएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर लें। हमारा मिशन आपकी ज़िंदगी में बेहतर बदलाव लाने का है, चाहे फिर वो 1% का ही क्यों ना हो। टॉम रैथ एक अमेरिकन कंसल्टेंट और कई बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं। पिछले 2 दशकों से वो ये रिसर्च कर रहे थे कि किस तरह काम इंसान के हेल्थ और खुशियों को इम्प्रूव करने में मदद करता है। उनकी बुक्स की 10 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं और कई भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है। टॉम रैथ इन्वेस्टर, एडवाइज़र और कई स्टार्टअप के पार्टनर भी हैं। एक बार की बात है, पाब्लो नाम का एक बंदा था जो पेशे से एक कमाल का मोची था। कमाल इसलिए क्योंकि वो रहता तो मैक्सिको में था, मगर उसके टैलेंट की चर्चा फ्रांस तक होती थी। कई सारे लोग तो उन्हें दुनिया का सबसे टैलेंटेड मोची मानते थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बात रह गई थी कि जिसके कारण पाब्लो ना तो अपने बिजनेस को लेकर खुश रहे, ना ही अपनी पर्सनल लाइफ से सेटिस्फाइड हुए। उन्हें एक बात हमेशा खटकती रहती थी, वो ये थी कि उनको मालूम था कि वो एक दिन में 100 जूते बना सकते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब तक मैं 30 जूते पर ही क्यों अटका हुआ हूँ। कुछ दिन बाद पाब्लो की मुलाकात हेक्टर से होती है। वो उन्हें कहते हैं कि मेरा एक दोस्त ज़बरदस्त सेल्समैन है जो मार्केटिंग और नेगोशिएशन फील्ड का माहिर है और वो तुम्हारे साथ बिजनेस करना चाहता है। पाब्लो ने हेक्टर की बात मान ली और आपको यकीन नहीं होगा कि करीब 1 साल में उन लोगों ने इतना पैसा कमाया जो उससे पहले नहीं कमाया था। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पाब्लो ने इतने दिनों में अपने नेचुरल टैलेंट पर ध्यान ही नहीं दिया था, बल्कि वो ऐसे फील्ड में वक्त दे रहे थे जो उनकी नेचुरल टैलेंट नहीं थी। उसने अपना 70% वक्त नेगोशिएशन में लगा रखा था, जिस कारण 100 जूतों का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने हेक्टर के दोस्त के साथ मिलकर अपने नए बिजनेस में नेचुरल टैलेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो कुछ ही वक्तों में उनकी ग्रोथ होना शुरू हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर आप नेचुरल टैलेंट पर गहरी फोकस के साथ काम करते हैं तो सफलता पाने के लिए दरबदर की ठोकरें खानी नहीं पड़ेंगी। हाँ, सवाल ये हो सकता है कि हम अपने नेचुरल टैलेंट को पहचानें और ढूंढें कैसे, हमें किस तरह से उनकी मदद से कामयाबी मिलेगी। तो इस किताब की समरी में इसका जवाब मिलेगा। चैप्टर नंबर 2, अप्लाइंग योर स्ट्रेंथ्स। इस चैप्टर में हम स्ट्रेंथ फाइंड करने के 7 थीम्स और आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 1, अचीवर। ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक इंसानों को हमेशा ज़्यादा पाने की ख्वाहिश होती है और उनमें जो एवरेज लोग होते हैं वो सिर्फ अपने दिल में ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन जो लोग अचीवर कहलाते हैं वो ऐसे इंसान होते हैं जिनकी दिन की शुरुआत शायद 0 से हो जाए, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिल की ख्वाहिश को एक्शन में बदलकर अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। एक हॉस्पिटल में मेलेनी नाम की एक नर्स काम करती थी। उन्होंने बताया कि मैं रोज़ाना के सारे काम को पूरा करने के बाद खुद को पॉइंट या रिवॉर्ड देती हूँ और उन्हें रिव्यू करके पता लगाती हूँ कि आज मैंने क्या क्या अचीव किया है। सारे मेडिकल इक्विपमेंट की जांच की या नहीं, कितने पेशेंट्स को वक्त पर मेडिसिन दी, सारे पेशेंट्स की रिकॉर्ड्स मेंटेन हुई या नहीं। जब तक मैं इस तरह के अचीवमेंट हासिल नहीं कर लेती तो तब तक मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। इसीलिए अगर आपको अचीवर बनना है
तो सबसे पहले कमेंट में बताकर इस बात को मेंशन करें कि फ़िलहाल आप किस प्रोफेशन में काम करते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कॉपीराइटर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और स्टार्टअप फाउंडर हैं, तो इस बात पे गौर करें कि आप जिस फील्ड में हैं उनसे प्यार करना सीखें। आप पहले देखें कि आप अपने फील्ड में और क्या क्या बेहतर स्किल्स शामिल कर सकते हैं जिनकी वजह से आपकी वजूद और आपकी काम की वैल्यू बढ़ते जाए। फिर उसके लिए गोल्स बनाकर उन्हें अचीव करना शुरू करें और अचीवर बनने के बाद अपने आप को पॉइंट्स देकर जांच करें। जैसे रियलिटी शो में जजेस कंटेस्टेंट को पॉइंट देते हैं, ऐसा करने से आलसीपन खत्म होगा और ये आपको एक अचीवर एटीट्यूड वाला इंसान बना देगा। नंबर 2, एबिलिटी टू अडेप्ट। एक कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर लिंडा के साथ एक बार ऐसा हुआ कि उनकी कंपनी में अचानक से काम का प्रेशर बढ़ गया। अब ऐसे समय में अक्सर लोग घबरा जाते हैं, उनको डर भी लगता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। लेकिन लिंडा ऐसे हालात का स्वागत करती हैं। वो मानती हैं कि अगर इंसान अचानक से आने वाली समस्याओं से घबरा जाए तो समझ जाएं कि उनके पास अडॉप्ट करने की खूबी नहीं है। वैसे लोग फ्यूचर में क्या होगा, कैसे होगा, ऐसी बातें सोचकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, जबकि फ्यूचर फिक्स्ड नहीं है। इसलिए हमें प्रेशर को अडॉप्ट करने की कला पहले ही सीख लेनी चाहिए। ऑथर हमें अडेप्टिव बनने के लिए 2 काम करने के आइडियाज़ बताते हैं। पहले तो आप नोटिस करना शुरू करें कि टेंशन भरे हालात में आप किस तरह से खुद को शांत रखते हैं और उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन की मदद से पहले से ही तैयार रहें। ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएं जो पहले अडेप्टिव यानी बदलाव को अपनाना जानते हैं। नंबर 3, एनालिटिकल। कुछ वक्त पहले हाई स्कूल के एक ग्रुप के बच्चों ने एग्ज़ाम दिया तो पाया गया कि उनके रिजल्ट्स में पहले साल की तुलना में कोई बेहतरी नहीं हुई। तो उस स्कूल की एक प्रिंसिपल लेस्ली ने इस बात का पता लगाना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने एनालिटिकल इंसान की अप्रोच अपनाई। यानी उन्होंने पहले तो उन सारे बच्चों को बुलाया और उनसे पूछा कि आप कौन से टीचर से पढ़ते हो, स्कूल में जाने के बाद क्या करते हो, कितनी देर गेम खेलते हो, कब सोते हो और कब जागते हो। फिर देखा कि क्या इनके रिजल्ट्स में उनकी क्लास टीचर या उन विद्यार्थियों की गलती है। उसके बाद इन सारे सवालों की मदद से उन्होंने तह तक जाने की कोशिश की और जवाब का पता लगा लिया। यानी एक एनालिटिकल इंसान वो होते हैं जो बात की गहराई तक जाने का सोच रखता है। जब तक जवाब नहीं ढूंढ लेता तब तक चैन से नहीं बैठता है। लेकिन सवाल है कि आप एनालिटिकल इंसान कैसे बन सकते हैं। इसके लिए ऑथर ने 2 बातें बताई हैं। एनालिटिकल इंसान बनने के लिए आप ऐसे फील्ड के काम को चुन सकते हैं जिसमें डाटा एनालाइज करने, पैटर्न खोजने और ग्राफ को समझने का मौका मिले, जैसे बिजनेस एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट और डाटा साइंटिस्ट। दूसरा, अगर कैरियर बनाना चाहते हैं तो ऐसे कॉलेजेस में स्टडी करने होंगे जहां आपको सारे सवाल के जवाब मिल सके, जैसे MIT, ऑक्सफोर्ड, IIT और एम्स। नंबर 4, बिलीफ। ऑथर इस किताब में लिखते हैं कि जो लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं वो जंगल के राजा के शेर की तरह होते हैं, जिन्हें अपने से बड़े जानवरों को देखकर डर नहीं लगता। यानी ऐसे लोग बड़े बाधाओं से घबराते नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा करना एक इंसान को उनके पर्पस से मिलवाता है। जो लोग बिलीवर होते हैं तो उस इंसान और उनके पर्पस के बीच कोई रुकावट नहीं आ सकती। ऐसे रुकावट जो अक्सर टेम्पररी होते हैं। एक कॉलेज की प्रेसिडेंट जिनका नाम लारा है, हाल ही में उन्हें मालूम हुआ कि वो शहर की सबसे कम सैलरी में काम करने वाली प्रेसिडेंट थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इतनी कम सैलरी में भी उन्होंने अपने काम को लेकर कभी कोताही नहीं की, बल्कि उनका मानना था कि मुझे मेहनत करते रहने पर ज़्यादा भरोसा है, पैसे पर नहीं। इस कारण कम सैलरी पर ध्यान नहीं जाता। ऐसे ही बिलीवर बनने के लिए आपको ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर देना चाहिए जिनसे आपका बिलीफ मैच करता हो। उनको अपने वैल्यूज़ और बिलीव्स बताने से डरे नहीं, बल्कि अपना बिलीफ शेयर करने के साथ साथ सामने वाले की वैल्यूज़ और बिलीव्स को बिना जज किए सुने और साथ में उनकी तारीफ भी करें। नंबर 5, कमांड। डायन एक हॉस्पिटल में काम करती हैं। जब भी कोई मरीज इमरजेंसी वार्ड की तरफ बढ़ता है तो वो उन्हें देखकर समझ जाती हैं कि क्या अब वो जिंदा बचेगा या नहीं। लेकिन उस वक्त इस बात का अंदाजा उनके परिवार वालों को नहीं होता है। ऐसे मुश्किल घड़ी में डायन अपने हाथ में कमांड लेने का काम करती हैं।
क्योंकि जब इंसान कमांड करता है तो मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो सच बोलता है और अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं। डायन एक मुश्किल वक्त में मरीज के हालात की सच्चाई बताती है, चाहे इसमें उनके परिवार वालों के लिए बेहद बुरी ही खबर क्यों ना हो। वो कहने से घबराती नहीं और ऐसे सच बोलने वाली क्वालिटी कमांड करने वाले लोगों के साथ रहती है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करते हैं तो गलती चाहे किसकी भी हो, उसकी खबर अपने सुपरवाइजर को करें और सच का साथ दें। ऐसा करने पर कंपनी के लाखों रुपए बर्बाद होने से बच जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमें अपने काम में कमांड कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए ऑथर 2 आइडियाज शेयर करते हैं। पहले तो जब आप अपनी बात दूसरे के सामने रखें तो अपनी टोन, वर्ड्स, एटीट्यूड और इशारों को नर्म रखने की कोशिश करें। दूसरा, भले ही वो बात कितनी भी सेंसिटिव क्यों ना हो, लेकिन बोलने में शर्माने की जरूरत नहीं है। ऐसे पोस्ट और माहौल में काम करें जहां पर लोगों को कमांड कर सकें, जैसे सुपरवाइजर, एरिया मैनेजर और सेल्स एंड मार्केटिंग, या फिर एक बेहतर पॉलिटिशियन बने। नंबर 6, कंसिस्टेंसी। इस किताब में कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि अगर उनके सामने किसी इंसान का रंग, शरीर और कपड़े देखकर उनके साथ खराब व्यवहार किया जा रहा है तो ऐसे में एक कंसिस्टेंट इंसान इस हरकत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। इसी तरह जेमी को जब एहसास हुआ कि उसके आसपास के गरीब लोगों को एक बेहतर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है तो जेमी ने ऐसे लोगों के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिससे उन लोगों को ऐसी जगह खड़े होने का मौका मिल सकता है जहां पर हर वर्ग के लोग एक साथ रह सकें और आगे बढ़ जाएं। एक कंसिस्टेंट इंसान बनने के लिए ऐसे पोजीशन तक पहुंचने की कोशिश करें जो आपके लिए बैलेंस बनाने की काबिलियत रखता है, जिसके लिए ऐसे वैल्यूज बनाने की तरफ गौर किया जाए जिसे बदलना और उसके साथ छेड़छाड़ करना आग के साथ खेलने के बराबर हो। इस 6वें थीम को सीखने के बाद बढ़ते हैं इस समरी के 7वें स्ट्रेंथ बिल्डर थीम की तरफ। नंबर 7, डेवलपर। एना एक नर्स है जिसकी एक पुरानी पेशेंट थी, उनका लंग्स खराब हो चुका था और जिसकी वजह से उन्हें पूरी जिंदगी ऑक्सीजन पर रहना था। पेशेंट एक यंग लेडी थी जो कि अब कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती थी। एक दिन एना उस पेशेंट के पास गई जिस वक्त पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उस पेशेंट को लग रहा था कि वो अब कभी काम नहीं कर पाएगी और ऐसा होने पर वो अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। पेशेंट बहुत दुखी थी और ऐसे वक्त में उन्हें सुसाइडल थॉट आ रहे थे। तो एना ने उनसे कहा कि इस हालात में ऐसी चीज़ों पर फोकस करे जो वो कर सकती हैं, न कि ऐसी चीज़ों पर जो वो नहीं कर सकती हैं। एना को पता चला कि वो औरत आर्ट एंड क्राफ्ट बनाने में बहुत अच्छी थी। एना ने उनसे कहा कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अपने आर्टवर्क को बेच सकती हैं। इस एडवाइस के बाद पेशेंट ने एना से कहा कि उनमें मुश्किल से दिन में एक ही बर्तन धोने की एनर्जी बची है। तो इस बात को सुनकर एना ने उनसे कहा कि आज एक बर्तन धोना काफ़ी है, क्या पता कल आपके पास 2 बर्तन धोने की एनर्जी आ जाए। ऐसा बोलकर एना ने एक बेहतर कल के लिए पेशेंट को साहस देने का काम किया। मतलब कि डेवलपर थीम के इंसान होने के कारण आप दूसरों में पोटेंशियल आसानी से देख सकते हैं। आपको इस बात का एहसास होने लगता है कि सभी में पावर होती है और आप उनके पावर को ढूंढकर उन्हें कामयाब होने में मदद करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में आप ऐसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग आइडियाज़ खोजते रहें जो उनकी ग्रोथ में मदद कर सके। दूसरों को कामयाब होता हुआ देखकर आपको खुशी मिलती है। जब आप डेवलपर होते हैं तो लोग आपके पास इनकरेजमेंट और सही सलाह लेने आते हैं। ऐसे में आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको बचपन से लेकर अब तक इनकरेज किया है, चाहे फिर वो आपके पेरेंट्स, टीचर्स, दोस्त और मेंटोर्स रह चुके हों। और इस बात पर गौर करें कि उनकी एनकरेजमेंट देने की खूबी से आप उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। और आखिर में ऑथर ने कहा कि एक डेवलपर थीम के लोग दूसरों की कमजोरियों को साइड रखकर सिर्फ उनकी एक खूबी पर फोकस करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने की सलाह और साहस देते हैं। सो रीडर्स, आई होप आप इस किताब के 7th स्ट्रेंथ फाइंडर को समझ पाए होंगे। इस समरी में आपने समझा कि इन 7 थीम्स का मतलब क्या है, इनका इस्तेमाल कैसे लोग करते हैं और हम इसे कैसे अपना कर दुनिया और अपने लिए बेहतरी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। इस 7वीं थीम के बेस पर इस समरी को अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए रीडर्स वैल्यू को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।